तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलर कंट्रोल और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो स्केलर कंट्रोल और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। दिस 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज़ गिविंग द बेसिक ओवरव्यू, या फिर हम पढ़ चुके हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इन्वर्टर्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो जो बेसिक ओवरव्यू है 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का वो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की अपन बात करते हैं। तो 3 फेज़ से पहले हम बात करेंगे कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता क्या है। अब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या होता है, जिसमें वोल्टेज की वेवफॉर्म जो होती है वो लोड पर डिपेंड नहीं करती, मतलब उसमें वोल्टेज की जो वेवफॉर्म आएगी वो कांस्टेंट होगी, लेकिन करंट की जो वेवफॉर्म है वो लोड पे डिपेंड करेगी। कैसे? जैसे अगर अपन इंडक्टिव लोड की बात करते हैं तो करंट पहले इंक्रीज़ होगी देन डिक्रीज़ होगी, पहले वो चार्जिंग होगा उसके बाद डिस्चार्ज होगा, तो इस तरह से। लेकिन वोल्टेज की वेवफॉर्म हमेशा ही कांस्टेंट होगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर हम करंट सोर्स इन्वर्टर की बात करेंगे तो करंट सोर्स इन्वर्टर में क्या होगा, जो करंट की वेवफॉर्म है वो लोड पे डिपेंड नहीं करेगी, वोल्टेज की वेवफॉर्म जो है वो लोड पे डिपेंड करेगी। मतलब करंट सोर्स इन्वर्टर में करंट की वेवफॉर्म कांस्टेंट होती है और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में वोल्टेज की वेवफॉर्म कांस्टेंट होती है। अब चूँकि हमें पढ़ना है 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, तो 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का हम डायग्राम देखते हैं। तो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। हर एक फेज़ के लिए 2 थायरिस्टर कनेक्ट किए हुए हैं, T1 T4 फॉर आर फेज, T3 T6 फॉर वाई फेज एंड T5 T2 फॉर बी फेज, एंड दीज आर द डायोड, एंटी पैरेलल डायोड। हर एक थायरिस्टर के अगेंस्ट जो है एक एंटी पैरेलल डायोड कनेक्टेड किया है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज़। और ये हमने एक स्टार लोड कनेक्ट किया हुआ है अपने सर्किट में, इसको हमने हर एक फेज से कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ आर फेज, दिस इज़ बी फेज एंड दिस इज़ वाई फेज। अब इसका जो स्विचिंग सीक्वेंस हम देखेंगे तो इसका जो स्विचिंग सीक्वेंस है वो क्या है, T1 T3 T5 T4 T6 T2। तो ये जो T1 T3 T5 और T4 T6 T2 है, T1 T3 T5 जो है वो पॉजिटिव ग्रुप के लिए है और T4 T6 T2 जो है वो नेगेटिव ग्रुप के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम आर फेज़ में पॉजिटिव ग्रुप की बात करेंगे तो आर फेज़ में पॉजिटिव ग्रुप में सिर्फ T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। अगर मैं वाई फेज़ के पॉजिटिव ग्रुप की बात करती हूँ तो T3 कंडक्ट करेगा, और अगर बी फेज़ के पॉजिटिव ग्रुप की बात करेंगे तो T5 कंडक्ट करेगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव सीक्वेंस या नेगेटिव ग्रुप की बात करें, आर फेज़ के नेगेटिव ग्रुप में कौन काम करेगा, T4, वाई फेज़ के नेगेटिव ग्रुप में T6 और बी फेज़ के नेगेटिव ग्रुप में T2 काम करेगा। तो ये इसका एक क्या है, स्विचिंग डायग्राम है। T1 T3 T5 आर फॉर पॉजिटिव ग्रुप एंड T4 T6 एंड T2 आर फॉर नेगेटिव ग्रुप, और ये हमारा क्या है, स्टार लोड। अब होता क्या है कि हमने यहाँ पे रजिस्टिव लोड कंसिडर किया है, अपन इंडक्टिव लोड भी कंसिडर कर सकते हैं। रजिस्टिव लोड अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपली ये जो सर्किट कैसे काम करेगा, इसकी वेवफॉर्म्स क्या आएंगी, हर एक पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइम के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो ये स्विचिंग सीक्वेंस हो गया कि T1 T3 T5 इज़ फॉर पॉजिटिव ग्रुप एंड T4 T6 एंड T2 इज़ फॉर नेगेटिव ग्रुप। अब जो 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है उसके अगर हम बात करें वर्किंग प्रोसेस का, तो 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो होता है वो 2 मोड में काम करता है। पहला मोड कौन सा होता है, 180 डिग्री मोड, और दूसरा मोड कौन सा होता है, 120 डिग्री मोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 180 डिग्री मोड की। तो 180 डिग्री मोड, जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि 180 डिग्री मोड में हर एक थायरिस्टर जो है वो 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। ठीक है, और जो 120 डिग्री मोड है उसमें हर एक थायरिस्टर किसके लिए कंडक्ट करेगा, 120 डिग्री के लिए काम करेगा। अब जब 180 मोड पे हम काम कर रहे थे तो ऐसा क्या हो गया कि हमें 120 मोड पे जाना पड़ा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 180 मोड का सीक्वेंस हम 180 डिग्री मोड का ऑपरेशन अपन अंडरस्टैंड करते हैं। तो 180 डिग्री मोड को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 3 फेज़ सबसे पहले एक फेजर सीक्वेंस डायग्राम बनाना है। अब फेजर सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए 3 तो हमारे फेज़ हैं और 3 उनके जस्ट अपोजिट, तो टोटल 6 पल्स होती हैं। ठीक है, 6 ग्रुप्स होते हैं। तो ये हमारा फेजर डायग्राम है जिसमें VR, VY और VB, चूँकि हम स्टार लोड की बात कर रहे हैं तो VR, VY और VB हमारे क्या है, फेज़ वोल्टेज, और VRY और VYB और VBR हमारे क्या हो जाएंगे, लाइन वोल्टेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 6 पल्स। अब हम बात करते हैं हमारी जो 180 डिग्री मोड है उसके अंदर वेवफॉर्म्स कैसी आएंगी या फिर उनका जो पैटर्न है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें बनाना होता है उनका कंडक्शन टेबल। ठीक है, तो
हमने कहा था हम आर फेज़ के लिए बनाते हैं, तो आर फेज़ के लिए T1 हमने कहा था पॉजिटिव ग्रुप है और T4 जो है वो नेगेटिव के लिए है। तो फर्स्ट हमने अल्फ़ा जो फायरिंग एंगल है उसको 0 कंसिडर किया। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 180 डिग्री तक हमने T1 को कंडक्ट कराया। आफ्टर दैट जो हमारा नेगेटिव ग्रुप है T4 वो कंडक्ट करेगा। उसके बाद सिमिलरली हम वाई फेज़ के लिए और बी फेज़ के लिए स्विचिंग सीक्वेंस जो है उनका कंडक्शन टेबल क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। ये T1 हो गया, ये T4 हो गया। सिमिलर अब T3 जो है, अब हमें पता है अगर हम 3 फेज़ की बात करते हैं और R को अगर रेफरेंस मान के चलते हैं तो जो हमारा वाई फेज़ है वो R फेज़ से 120 डिग्री क्या करेगा, 120 डिग्री लैग करता है। ओके, तो T3 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि 0 से, 120 डिग्री लैग से स्टार्ट होगा। ये 60 और ये 60, तो 120 यहाँ से। आफ्टर दैट ये 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा और नेगेटिव ग्रुप की बात करेंगे तो ये T6 के लिए कंडक्ट करेगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली जो ये जो थारिस्टर की जो कंडक्शन टेबल है ये हम बी फेज़ के लिए करेंगे। अब जब सारे थारिस्टर की कंडक्शन टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद हमें इसका सीक्वेंस बनाना होता है। हर एक 60 डिग्री के टाइम इंटरवल पर हम ये देखेंगे कि हर 60 डिग्री पर कौन कौन सा थारिस्टर जो है वो हमारा कंडक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट 60 डिग्री के लिए हमने देखा कि 5, 6 एंड 1, नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए 6, 1, 2, उससे नेक्स्ट के लिए 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 एंड 4, 5, 6। इसके बाद आफ्टर दिस हम जब देखेंगे तो 5, 6, 1 और ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। तो 6 स्टेप्स के बाद 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसमें टोटल जो स्टेट है वो 6 हैं और जो थारिस्टर का जो स्विचिंग सीक्वेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो याद करना है। 5, 6, 1, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 एंड 4, 5, 6। अब ये कंडक्शन टेबल बनाने के बाद, इनका स्विचिंग सीक्वेंस देखने के बाद हमें क्या करना है, इसकी वेव फॉर्म्स को ड्रॉ करना है। अब इसकी वेव फॉर्म को ड्रॉ करने के दो मेथड है। एक कन्वेंशनल मेथड है, आप जो ये थारिस्टर गिवन है इनको ऑन कर दीजिए अपने सर्किट में और वहाँ पे KVL और KCL लगा के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको T5, T6 और T1 इनकी वोल्टेज मिल जाएगी। अब जैसे मैं VR फेज़ की बात करूँ तो R फेज़ के लिए इनमें से कौन सा थारिस्टर है, T1 इज़ फॉर R फेज़ यानी कि VR, तो VR की जो वैल्यू है वो VS/3 आएगी। सिमिलरली जब मैं नेक्स्ट की बात करूं अगर VR के लिए तो 6, 1 और 2, तो यहाँ भी पॉजिटिव ग्रुप का ही आएगा। अब यहाँ पे VS/3 और यहाँ पे 2VS/3। तो जो कन्वेंशनल मेथड है वो आप सबको पता है, हमने स्टार लोड माना है। आप इन थारिस्टर को कंडक्ट कराएंगे तो आपके पास KVL लगाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात करती हूँ। अगर हमें इस स्विचिंग सीक्वेंस को देखकर आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना है विदाउट एनी KVL एंड विदाउट एनी KCL, वो कैसे करेंगे देखिए। T5, T6 और T1, इसमें आपको ये पहचानना है कि इनमें से पॉजिटिव ग्रुप का कौन सा है और नेगेटिव ग्रुप का कौन सा है। तो आपको दिख रहा होगा T5 मेरा पॉजिटिव ग्रुप का है और T1 मेरा नेगेटिव ग्रुप का है और जो T6 है वो मेरा नेगेटिव ग्रुप का है। अब होता क्या है कि जब भी हम वोल्टेज ड्रॉ करते हैं या KVL KCL बनता है तो जब एक सर्किट क्लोज लूप बनेगा तभी वोल्टेज वेवफॉर्म या करंट फ्लो होगी, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उस सिस्टम में। तो हर एक पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए। अब चूंकि यहाँ 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है तो हर एक पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव कंबाइन होगा तो T5 और T6 भी बनेगा। T1 को T6 की भी ज़रूरत है, तो हम अगर ये मतलब T6 को दुगना होना पड़ेगा तभी तो वो अपना हाफ T5 को दे पाएगा और हाफ T1 को दे पाएगा, यही होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, TS के लिए VS/3 आएगा और T6 के लिए 2VS/3 आएगा। तो इस तरह से हम ये सिर्फ ये पहचान कर कि कौन कौन से थारिस्टर जो है वो पॉजिटिव ग्रुप के हैं और कौन से नेगेटिव ग्रुप के हैं, हम विदाउट एनी KVL KCL अपनी आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 है और नेगेटिव 2 है। मतलब सिंपल सी बात आपको ये रखनी है कि अगर 2 ग्रुप के थारिस्टर हैं तो उनका वोल्टेज ये 180 डिग्री मोड के लिए है। अगर 2 ग्रुप के थारिस्टर ऑन है तो उनका वोल्टेज हमेशा VS/3 होगा। अब वो प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिपेंड करता है। और अगर सिंपल एक ग्रुप का थारिस्टर है तो उसका वोल्टेज डबल हो जाएगा, 2VS/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम VR की वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे VY की और ऐसे VB की। अब आफ्टर ड्राइंग द वेवफॉर्म ऑफ फेज वोल्टेज VR, VY और VB, ये हमारे फेज वोल्टेज है ना, ये करने के बाद हमें लाइन वोल्टेज ड्रॉ करनी है। तो लाइन वोल्टेज सिंपली क्या हो जाएगी, VR। अगर आपको VRY निकालना है तो R में से Y को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेंगे अपन। ठीक है, अब ये तो था 180 डिग्री मोड, ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है जो मैंने आपको बताया था। और अगर मैं कन्वेंशनल मेथड में ये स्टार लोड है, आप इसमें KVL KCL लगाएंगे तो आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म आ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज और जो हमने बताया था। अब देखो
ये सब करने के बाद, इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करने के बाद हमें इसकी आरएमएस और फेज़ वोल्टेज निकालना होता है, आरएमएस और एवरेज। और आरएमएस और एवरेज कैसे निकालते हैं ये पहले हम जो इसके वीडियो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या बताया था कि हमें क्या करना है कि जो भी वेवफॉर्म का आपको आरएमएस या एवरेज कैलकुलेट करना है, उस वेवफॉर्म का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई उसका टोटल टाइम पीरियड, और अगर आपको आरएमएस निकालना है तो उसकी पावर हो जाएगी 1/√2। ठीक है, तो ऐसे आप अपन क्या निकाल लेंगे, उसका आरएमएस निकालने के बाद जैसे ये निकाला हमने, ठीक। अब आरएमएस एक वेवफॉर्म का निकाल रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जैसे 2π/3 के लिए, फिर नेक्स्ट π/3 के, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता तो हम एक ही टाइम पीरियड को कंसीडर करके और सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। जैसे VS/3, 2VS/3 अलग अलग मैग्नीट्यूड पे हो रखा है ना, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड के लिए अलग अलग टाइम पीरियड के साथ इसका आरएमएस कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार आरएमएस कैलकुलेट हो गया तो हम फेज़ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, अब हमें क्या होता है, जो बेसिक जो काम है हमारा, जो मेन काम है वो होता है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हमें हार्मोनिक कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि हमने 180 डिग्री मोड पढ़ लिया। 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का यदि 180 डिग्री मोड पर अगर हम हार्मोनिक एनालिसिस करना चाहें तो हमें ये निकालना होगा कि इसमें कितने टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो आर फेज़ की बात करें तो आर फेज़ में अगर वी आर की बात करूँ तो क्या है, ये n = 6k+, ये फूरियर सीरीज है, सिंपल फूरियर सीरीज क्या है, n = 6k ± 1 टेंस टू इन्फिनिटी 2Vs/n π sin n ωt। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर 6 पल्स हमने अभी जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि ये कैसा कन्वर्टर है, 6 पल्स कन्वर्टर, क्योंकि इसमें 6 पल्स यूज़ की ना हमने, तो ये 6 पल्स कन्वर्टर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, 6 स्टेप्स होंगी, इसलिए 6 स्टेप्स थी। और यहाँ पर इवन और जो आपके ट्रिपल हार्मोनिक्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। आपको दिख रहा होगा इसमें जो हार्मोनिक होगा वो 1 5 7 11 ये है, इसमें इवन और ट्रिपल हार्मोनिक्स जो है वो एब्सेंट है। अब ये जो आपकी फूरियर सीरीज है इससे हमें निकालना है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालने के लिए क्या निकालना होता है, जी, और जी की वैल्यू क्या होती है, फंडामेंटल बाई आरएमएस। तो अपन इससे क्या निकालेंगे, VR1, ये तो आपका फंडामेंटल हो गया, और VRN वो आपका क्या है, nth हार्मोनिक। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/π। अब जी की वैल्यू 3/π आ गई तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या हो जाएगा, 1/√1/g² -1 का अंडर रूट, यही होता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो जब हम 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का 180 डिग्री मोड पर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 31%। यही सेम डिस्टॉर्शन 120 डिग्री मोड पर भी आएगा, वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे इसी लेक्चर में। लेकिन ये 180 डिग्री और 120 मोड का सिर्फ थारिस्टर के कंडक्शन पर फ़र्क पड़ेगा, उसका टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो तब भी 31 था और अभी भी 31 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब अगर आप इंडक्टिव लोड की बात करोगे तो इंडक्टिव लोड के लिए भी अपन इस चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडक्टिव लोड के लिए जैसे यहाँ तो सिंपल रजिस्टिव लोड था तो हमने डिवाइड बाई आर कर लिया, लेकिन अगर हम इंडक्टिव लोड की बात करेंगे तो वो ZN आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 180 डिग्री मोड, ये हमारी एनालिसिस है। अब 180 डिग्री मोड किया, इसमें हमने हार्मोनिक डिस्टॉर्शन किया, हमने हार्मोनिक्स का एनालिसिस किया, लेकिन अब हम 120 डिग्री मोड भी पढ़ते हैं। तो 180 डिग्री मोड पर ऐसा क्या हो गया कि हमें 120 डिग्री मोड पढ़ना पड़ गया। देखिए जब हम 180 डिग्री मोड की बात करते हैं 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, तो होता क्या है, 180 डिग्री मोड में आपके जो आउटगोइंग थारिस्टर है उनके ऑफ होने से पहले आपके जो इनकमिंग थारिस्टर हैं वो ऑन हो जाते हैं। मतलब एक लैग के दोनों थारिस्टर ऑन हो गए तो वो लैग क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई, और शॉर्ट सर्किट होने का मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। यही होता है शॉर्ट सर्किट मतलब 0 आउटपुट वोल्टेज। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये 180 डिग्री मोड में आती है, इसकी वजह से लॉसेस होते हैं। तो इस वजह से हमने 120 डिग्री मोड को स्टडी किया। 120 डिग्री मोड में क्या होता है, आपका जो थारिस्टर है वो 120 डिग्री मोड के लिए ही कंडक्ट करेगा। रिमेनिंग जो 60 डिग्री होता है उसमें आपका जो कम्यूटेशन प्रोसेस होता है वो फुलफिल होता है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये शॉर्ट सर्किट वाली, कि एक ही लैग के दोनों थारिस्टर अगर ऑन हो जाते हैं
तो ये वाली प्रॉब्लम उसमें आकर नहीं होती है। तो इसलिए हम किसको स्टडी करते हैं, 120 डिग्री मोड को। तो 120 डिग्री मोड का हमने क्या कहा कि हर एक स्टेप पे वो 120 डिग्री के लिए काम करेगा हर एक थायरिस्टर। तो सिंपल ये हमारी कंडक्टिंग सीक्वेंस है। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आर फेज़ की बात करूं तो R1 जो है वो 120 डिग्री के लिए कंडक्ट किया और रिमेनिंग 60 डिग्री को हमने कम्यूटेशन में दिखा दिया कि इस टाइम पीरियड पे आपका जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपका T4, उसके बाद 60 डिग्री के लिए T4 भी क्या हो गया, ऑफ हो गया। सिमिलरली वाई फेज़ के लिए और सिमिलरली बी फेज़ के लिए। अब जब हम इसकी आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करते हैं तो अब चूंकि इसमें तो एक ही, जब आप इसका स्विचिंग सीक्वेंस बनाओगे तो वो बनेगा 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, ठीक है। उसके बाद 6 1, तो ये भी 6 स्टेप के बाद अपने आप को रिपीट करता है। अब जब ये स्विचिंग टेबल हमको पता चल गया, इसका स्विचिंग सीक्वेंस हमें पता चल गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके वोल्टेज को ड्रॉ करना है। वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि अब चूंकि इसमें दो ही थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव ग्रुप का होगा, एक नेगेटिव ग्रुप का होगा, क्योंकि ये भी तय हो गया कि एक सेम लेग के थायरिस्टर ऑन नहीं होंगे, क्योंकि हमने उनको पहले ही कम्यूटेट कर दिया। तो एक पॉजिटिव ग्रुप का, एक नेगेटिव ग्रुप का। तो सिंपली जो इसकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, Vs/2 एंड माइनस Vs/2। अब ये प्लस और माइनस डिपेंड करता है आप जो कंसर्न फेज कंसिडर कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में। जैसे मैं आर फेज की बात करूँ, आर फेज में T1 और T6 की अपन बात करते हैं, तो T1 जो है वो पॉजिटिव ग्रुप के लिए होता है और 6 नेगेटिव ग्रुप के लिए होता है, इसलिए ये दिखाया प्लस Vs/2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 120 डिग्री मोड में वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं। आर फेज़ के लिए ड्रॉ करते हैं, वाई फेज़ के लिए ड्रॉ करते हैं, बी फेज़ के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जब ये सब करने के बाद VRY लाइन वोल्टेज निकाल लेते हैं। ओके, अब जब हम इसका टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन सेम आएगा, चाहे आप 180 डिग्री मोड की बात करो या 120 डिग्री मोड की बात करो। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि बात तो 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की हो रही है, बात तो 6 पल्स की हो रही है, वही 6 पल्स उसमें थे, वही 6 पल्स उसमें थे, ठीक है। तो जो इसके जो हार्मोनिक्स होते हैं वो सेम होते हैं। सेम इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें लाइन वोल्टेज की जो शेप होती है और वो 180 और 120 डिग्री दोनों में सेम होती है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रही है। वहाँ मैग्नीट्यूड Vs/3 और 2Vs/3 था, यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है, Vs/2 और माइनस Vs/2, लेकिन शेप उसकी सेम है, इसलिए हार्मोनिक्स भी सेम ही होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का ओवरव्यू। इससे नेक्स्ट वाले में हम इससे आगे का कंसिडर करेंगे।